चलिए आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड पेपर, बोर्ड सैंपल पेपर, मार्वल पेपर 3। आगे बढ़ते हैं। हम मार्वल का थर्ड पेपर ले रहे हैं, अकाउंट्स का सेक्शन ए। आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग वन करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 1 से लेकर 20 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। हर एक क्वेश्चन कंपलसरी है, 1 मार्क हर एक क्वेश्चन का मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स ऑफ अ पार्टनर फॉर अ पार्टनर। अरे भैया, आप तो बोल दोगे सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो एक इनकम होती है, पर भैया किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है वो देखो। सी, बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं। सर जानते हैं हम लोग एंटिटी कॉन्सेप्ट। हाँ बेटा, मैं जानता हूं, तुम लोग जानते हो। अब देखिए, बहुत सिंपल सा फंडा है कि बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं एज पर एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बिजनेस है तो बिजनेस आप है ना सर, ये जो झोपड़ी है ना उसकी कॉपीराइट कर लो। हाँ बेटा, तो देखो ये वाला पॉइंट है कि एक जो पार्टनर है, मान लीजिए ये पार्टनर है और पार्टनर ने घर खर्च के लिए ड्राइंग्स किया। तो ड्राइंग्स मान लीजिए इसने 10,000 का ड्राइंग्स किया, तो अब क्या होगा कि उसको उस पर इंटरेस्ट देना होगा। सर क्यों बेटा, जब पार्टनर पैसा डालता है 10 लाख रुपए, तो वो इंटरेस्ट मांगता है। तो इंटरेस्ट फर्म के लिए खर्चा होता है और पार्टनर के लिए इनकम होती है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाता है। उसी तरह जब पार्टनर बिजनेस में पैसा निकालता है घर खर्च के लिए या कोई और एक्सपेंसेस के लिए, तो ईयर एंडिंग में उसको भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो फर्म के लिए इनकम होती है बिकॉज उसको वो इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन पार्टनर के लिए वो एक्सपेंस होता है बिकॉज वो दे रहा है। करेक्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंस, और फर्म के लिए क्या है, इनकम। अब सवाल ये होता है किसके लिए पूछा गया है। तो देखिए यहां पूछा गया है फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ऑफ अ पार्टनर, फॉर अ पार्टनर, पार्टनर के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है। तो ये कहां जाएगा, एक्सपेंस में। तो यहां पे एंट्री आएगी, यहां पे इट इज एन एक्सपेंस। तो आगे बढ़ते हैं। The profit and loss showing the ratio of A, B, C is 3:2:1 respectively. The result profit is 66,000. What is the amount of profit of C? ये बड़ी सिंपल सी बात है। A, B, C तीनों पार्टनर हैं। चलिए कर लेते हैं। तो A, B और C तीनों पार्टनर हैं और तीनों के बीच में बांटना है हमको 66,000 बांटने हैं। रेशियो क्या है बेटा, तो रेशियो है 3:2:1। इज इट ट्रू? सर एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, 3:2:1। तो टोटल कितना आ जाएगा, इन तीनों का टोटल हो जाएगा 6। अब 6 को आप 66,000 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 611,000। तो ये हो गया हमारा। अब 11,000 इंटू 1 11,000, 11,000 इंटू 2 22,000, 11,000 इंटू 3 इट इज 33,000। हमें किसका पूछा गया है, सी का। तो सी का आंसर क्या आएगा, 11,000। चलिए हमारा यहां भी आंसर आ गया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो आप नॉर्मल से ज्यादा कमाते हो उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अब ये क्या होता है, एज्यूम कर लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई फर्म है और ये फर्म कुछ 5 सालों से चल रही है। समझो एबीसी की फर्म है और ये 5 साल से चल रही है। करेक्ट। अभी जब 5 साल से चल रही है फर्म, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग 5 सालों में जो भी कमा रहे हैं, एज्यूम ये लोग जो 5 साल में कमा रहे हैं, मान लीजिए 1 लाख कमाया, फिर 2 लाख कमाया, फिर 3 लाख कमाया, वापस 2 लाख कमाया, तो ये हो गया 566 और वापस 1 लाख कमाया, तो टोटल हो जाएगा 333, टोटल 9 लाख रुपीज। अब 9 लाख रुपए का एवरेज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज डिवाइड बाय 5, या फिर यहाँ 2 लाख कर दो तो 10 लाख डिवाइड बाय 5 कर दोगे, इट इज एवरेज जो होगा वो 2 लाख रुपए।
तो एवरेज हम हर साल 2 लाख रुपए कमा रहे हैं एवरेज। अगर कोई नया बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है यहाँ पे, करेक्ट, तो नया बंदा जो आएगा वो नया बिजनेस, मतलब अभी नया बंदा आएगा और बिजनेस लगाएगा तो वो 1 लाख रुपए कमाएगा। तो 1 लाख रुपए जो कमाएगा इसको हम बोले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कि वो 10 लाख रुपए लगा के, समझिए 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, इट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। हम कितना कमा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट, हम कमा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट 2 लाख रुपए। अब एवरेज प्रॉफिट में से अगर आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस कर देते हो, कि जो नया आएगा वो 1 लाख कमाएगा, हम 2 लाख एवरेज कमा रहे हैं, तो हमारे हाथ में आएगा 1 लाख रुपए, वो बन जाएगी सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो चलिए फॉर्मूला हमारी क्लियर हो गई, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये हो जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। ये आगे बढ़ जाते हैं। Which method is appropriate for competition of goodwill when every year's profit is increasing? देखिए आप सिंपल सा फंडा लगा लीजिए, यहां पे क्या हो रहा है, पहले प्रॉफिट बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो यहां हम सिंपल एवरेज निकालेंगे, सबका टोटल करेंगे और डिवाइड बाय जितने इयर्स है वो 5 कर देंगे, दैट इज टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। तो ये हमारा आ जाएगा सिंपल एवरेज। लेकिन जब हमारा प्रॉफिट इस तरह से आता है कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो ऐसे केस में हम क्या लगाते हैं, वेटेड एवरेज। या फिर अगर प्रॉफिट इस तरीके से हो, एज्यूम कि पहले 5 लाख हो, फिर 4 लाख हो, फिर 3 लाख हो, फिर 2 लाख हो, फिर 1 लाख हो, मतलब या तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए या तो ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए या तो डिक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। ऐसे केस में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगाते। चलिए यहां पे भी आंसर क्या आएगा, वेटेड एवरेज। आगे बढ़ते हैं। Where is the research and development expense shown in balance sheet at the time of reconstruction of partnership firm? See, एक सिंपल सा फंडा आप पकड़ के चलो, ठीक है। यहां पे जो भी लॉस या बेनिफिट होता है, लॉस, सी एक चीज आप दिमाग में बिठा के चलो, ये चीज मैं आपको एक नए पैटर्न में और नई पेन से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस चीज की मुझे जरूरत बार बार पड़े। तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ये आप दिमाग में बिठा के चलो, ये आपको किसी भी सम में पूछा जाए। मान लीजिए कि ए और बी पार्टनर थे, 2 ही पार्टनर थे और 5 साल से फर्म चला रहे, 3, 4 और 5, अब 5 साल फर्म चलाने के बाद अब फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन, कि इनका जो रेशियो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ 3 पार्टनर, यहाँ पे 2 ही पार्टनर कर लेते हैं, पहले इनका रेशियो 1/2 था, अब ये बोल रहे हैं कि हम इनका रेशियो 3/5 और 2/5। तो ये क्या होगा कि पुरानी फर्म बंद हो गई और नई फर्म स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए ये फर्म है, तो ये पुरानी फर्म, ओल्ड फर्म बंद हो गई और न्यू फर्म स्टार्ट हुई, इस डेट को ऐसा माना जाएगा। उस दिन अगर मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स होंगी, बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स होंगी जिसका अगर मान लीजिए रिजर्व पड़ा है, करेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है, तो ये पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बढ़ जाएगा। तो इसकी क्रेडिट बैलेंस होगी तो क्या होगा, रिजर्व जो होगा वो बढ़ जाएगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी हो जाएगा, रिजर्व पी एंड एल दोनों डेबिट हो जाएंगे, टू ए टू बी हो जाएगा, बिकॉज ये क्रेडिट बैलेंस है तो इसको डेबिट करेंगे और वो पार्टनर्स को बांट देंगे। और अगर मान लीजिए डेबिट बैलेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल गुडविल है, करेक्ट, गुडविल है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। अब यहाँ पे एक और चीज भी, तो और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भैया रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा, जब फर्म बंद हो जाती है तो जो भी रिसर्च किया होगा था वो 0 हो जाता है, मतलब ये ऑटोमेटिकली आपने जो भी खर्चा किया होगा, समझिए 10,000 में खर्चा किया है तो वो 0 हो जाए, मतलब इसकी क्रेडिट बैलेंस है तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर लेंगे, किसको, गुडविल को, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को, यहां तक के रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। और ये जो लॉस है, बिकॉज ये जो हमारे डेबिट बैलेंस है, हम इसे क्रेडिट करके निकाल देंगे क्योंकि ये हमारा लॉस है, बिकॉज ये लॉस बेयर करना होगा। तो इसको ये कौन बांटेगा, ए और बी, किस रेशियो में, अपने ओल्ड रेशियो, बराबर। ए और बी डेबिट होंगे अपने ओल्ड रेशियो।
करेक्ट। 10,000 रुपए अगर ये पूरा ओल्ड रेशियो था इनका 1:1, तो ये ओल्ड रेशियो में 10,000 बढ़ जाएंगे, 5,000 5,000। तो याद रखिए जो भी डेबिट बैलेंस होगा वो ओल्ड रेशियो में बटेगा, जो क्रेडिट बैलेंस होगा भी ओल्ड रेशियो में बटेगा। सिंपल सा फंडा है यहाँ। क्लियर हो गया? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा इन द ओल्ड रेशियो। जो भी डेबिट बैलेंस पे एसेट होगी जिसको आप राइट ऑफ कर रहे हो तो वो ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स उस लॉस को बांट लेंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स को मिलेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा रिकंस्ट्रक्शन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस है वो एक्चुअली एक एसेट था, वो क्या करेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में बांट लेंगे ऑन द डेबिट साइड। ये मैंने बोल दिया है, करेक्ट। तो जो भी लॉस होगा हम बांट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप मशीनरी शोन एट द वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर द रिवैल्यूएशन। अब यहाँ पे क्या होता है, वही बात ले लीजिए आप। मान लीजिए यहाँ पार्टनर्स थे, ठीक है। अब पार्टनर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो पार्टनर्स हैं ये 5 साल फर्म चला रहे हैं। अब मान लीजिए इनके पास एक बिल्डिंग थी यहाँ पे, और मान लीजिए यहाँ पे एक बिल्डिंग थी इनके पास, या इन्होंने क्या बोला है भाई प्लांट एंड मशीनरी, हाँ मशीनरी थी इनके पास। अब मान लीजिए कि मशीनरी इनके पास थी, वो मशीनरी इन्होंने ली थी 10 लाख रुपए। फिर उन्होंने क्या किया, डेप लगाया इन पे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। आज इनकी मशीनरी की वैल्यू जो है, ये जो मशीनरी की वैल्यू है वो जो है वो इनकी है 5 लाख। पर अगर ये लोग मार्केट में बेचने जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिलने वाली है, तो वैल्यू मिलेगी 3 लाख। अब पुरानी फर्म बंद हो गई और न्यू फर्म को ये एसेट ट्रांसफर हो रही है, तो ऑब्वियसली न्यू फर्म किस वैल्यू में उसको टेक ओवर करेगा, मार्केट वैल्यू। तो ऑब्वियसली सीधी बात है, मार्केट वैल्यू है, ये बुक वैल्यू है। अब पुरानी फर्म बंद हो रही है, नई फर्म स्टार्ट हो रही है, तो वो जो भी एसेट होती है वो मार्केट वैल्यू में नई फर्म टेक ओवर करती है। तो आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन ये मशीनरी किस वैल्यू में दिखेगी, मार्केट वैल्यू में। एक सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां आंसर क्या आएगा, मार्केट वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज रिकॉर्डेड एज। चलिए इसका आंसर ही मैंने दे दिया है। देखिए आपकी बैलेंस शीट में गुडविल भी थी, वो ए और बी के नाम पे थी, मतलब यहाँ पे 2 पार्टनर्स थे ए और बी। अब मान लीजिए कि यहाँ पे सी आ, मान लीजिए यहाँ पे ए और बी 1:1 के रेशियो में थे। अब यहाँ पे एक नया पार्टनर आ रहा है, दैट इज सी। तो सी का नया एडमिशन हो रहा है। अब सी किस रेशियो में आ रहा है भैया, 1:5 के रेशियो, 1:6। तो इन सबका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:6, 1:6। अब ये जो नया पार्टनर यहाँ पे आया एज्यूम, तो बुक्स में जो भी गुडविल खड़ी होगी तो वो गुडविल कौन बांटेगा। मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया कि जब रिकंस्ट्रक्शन होता है या नया पार्टनर आता है, पुराना जाता है, जो ही बैलेंस शीट में आइटम्स होती हैं, जो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे होती हैं, वो पुराने पार्टनर्स बांटते हैं इन देयर ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे क्या होगा, गुडविल की अगर जो भी बैलेंस होगी, मान लीजिए 10,000 की बैलेंस है, तो यहाँ गुडविल क्रेडिट हो जाएगी, बिकॉज वो डेबिट थी, क्रेडिट होकर निकल जाएगी, और ए और बी को बढ़ जाएगी इन देयर ओल्ड रेशियो 1:1। सिंपल सा फंडा है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। आगे बढ़ते हैं। रीवैल्यूएशन, अच्छा हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट इस डैश टाइप अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे तो बहुत सिंपल सी बात है, आप ट्रेडिंग बनाते हो। चलिए मैं यहाँ पे यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए आप ट्रेडिंग बनाते हो, तो देखिए आप ट्रेडिंग जो बनाते हो उसमें क्या आता है भैया, इसमें तो एक्सपेंस आते हैं और इनकम आते हैं। एक्सपेंस और इनकम दोनों नॉमिनल अकाउंट है, इसे ट्रेडिंग को भी हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट है। चलिए पीएनएल के अंदर आप क्या डालते हो भैया, हम एक्सपेंस डालते हैं इस तरफ और इनकम डालते हैं इस तरफ। एक्सपेंस और इनकम दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, तो इसका मतलब पीएनएल को भी हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट। सिमिलरली रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर भी हम लोग क्या डालते हैं, एक्सपेंस और इनकम, यानी लॉस प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट भी डाल देते हैं। और ये दोनों क्या है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, तो रिलेशन अकाउंट को भी हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नॉमिनल। आगे बढ़ते हैं। प्रूडेंट फंड इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। भैया एक बात आप समझ लो, फंडा बड़ा क्लियर है।
मान लीजिए कि पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। अब यहाँ फर्म चल रही है, चल रही है, चल रही है, ठीक है। यहाँ ए बी और सी पार्टनर थे, बड़ा 1/3 1/3 और 1/3। अब यहाँ पॉइंट क्या हो रहा है, 5 साल तक इन्होंने फर्म चलाई, 3 4 और 5। अब 5 साल तक इन्होंने फर्म चलाई, सी बोल रहा है बहुत गंदी फर्म है, छोड़ मैं तो जा रहा हूं। सी वॉन्ट्स टू रिटायर फ्रॉम दिस फर्म। अब सी जब रिटायर हो रहा है तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, उस पर फोकस करो। मतलब प्रोविडेंट फंड का हम क्या करें, तो भैया एक बात आप समझ लो कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हो यहाँ पे, और मान लीजिए कि इसके अंदर कोई प्रोविडेंट फंड है, तो प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटी होती है। क्योंकि प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जब भी किसी फर्म में 20 आदमी से ऊपर काम करते हैं तो वहां प्रोविडेंट फंड एक्ट लगता है, और प्रोविडेंट फंड एक्ट के अनुसार आपको एम्प्लॉय की सैलरी में से 12% काटना पड़ता है, और आपको खुद 12% कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। टोटल 24% ऑफ सैलरी हमें एम्प्लॉयज को देनी पड़ती है। अपने ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में से निकालेंगे और ये एम्प्लॉयर खुद कंट्रीब्यूट करेगा। तो एम्प्लॉयर जो खुद कंट्रीब्यूट करता है 12%, वो हम यहाँ पे दिखाते हैं। अज्यूम कर लो कि 12,000 रुपए अमाउंट। तो ये अमाउंट में क्या होगी, जब ओल्ड फर्म डूबेगी और न्यू फर्म स्टार्ट होगी, ओल्ड फर्म एबीसी की डूबेगी, यहाँ ए बी और सी की फर्म डूबेगी और नई फर्म ए और बी की स्टार्ट होगी। तो जो भी इनकी बैलेंस शीट में ये जो प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी है, करेक्ट, ये इनकी बैलेंस शीट में भी आएगी। जो इनकी बैलेंस शीट में है ये इनकी बैलेंस शीट में भी आएगी, करेक्ट। तो इसको एज ए लायबिलिटी आपको टेकन ओवर करना पड़ेगा, करेक्ट। क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज ये एम्प्लॉइज को देना है। इसको देना है एम्प्लॉइज को, इन फ्यूचर आपको देना होगा। तो ये आपकी फ्यूचर की भी लायबिलिटी, बिकॉज ये एम्प्लॉइज को ही देना है, ये पार्टनर्स को नहीं बांट सकते। ये कोई प्रॉफिट नहीं है जो आपने अलग से किया हो, ये एम्प्लॉय के लिए आपने पैसा निकाला है कि एम्प्लॉय को देना है। इट इज वन काइंड ऑफ प्रोविजन बोल सकते हो। तो ये आपको कंफर्म चुकाना ही चुकाना है, वो भी आउटसाइडर को ही चुकाना है। तो अगर ये पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी है तो ये नई बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी की तरह ही आएगा। सो यू कैन कैरी ऑन एज लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर आएगा इट्स लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सो भैया दो ही मेथड है, आप कोर्ट में जाके डिसॉल्व कर सकते हो या विदाउट कोर्ट में जाके डिसॉल्व कर सकते हो। विदाउट कोर्ट दो ही मेथड है डिसॉल्व होने के। ऐसे तो 5 मेथड्स है ऑफिशियली अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में देखा तो 5 तरीके से आप फर्म को डिसॉल्व कर सकते। बट यहाँ पे क्या है, इन्होंने पूछा है कितनी मेथड्स होती हैं डिसॉल्व करने के लिए, तो यहाँ 2 ही मेथड्स होती हैं डिसॉल्व करने। But in real life, there are 5 methods to dissolve the dissolution of partnership firm. आगे बढ़ते हैं। To which account credit balance or profit and loss account is transferred at the time of dissolution of the firm? भैया ये भी मैंने बोल दिया है, जब भी फर्म डिसॉल्व होगी, मान लीजिए आपकी यहाँ ए बी सी की फर्म थी, बराबर, और इस फर्म की ये बैलेंस शीट जो हमने ली है, रबर रफ कर देते हैं, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, देख लेते हैं। सेम नहीं कर लेना बेटा। अब मान लीजिए फर्म डिसॉल्व हो रही है, और फर्म डिसॉल्व होने के बाद फर्म डिसॉल्व मतलब ए बी सी की फर्म थी, इक्वल पार्टनर्स थे। अब इस डेट को फर्म डिसॉल्व हो रही है, इस डेट को फर्म डिसॉल्व हो रही है और इनके पास प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ बैलेंस, समझिए 90,000 रुपए या 9,000 रुपए का बैलेंस है। तो ये क्या होगा, ये पार्टनर से बढ़ जाएगा, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो एंट्री क्या होगी, P&L account debit to A, to B and to C, करेक्ट। बढ़ जाएगा, कितने रुपए हैं भाई, 9,000 रुपए हैं, तो तीनों को 3,000 रुपए दे दिए जाएंगे। क्योंकि ये बात मैंने पहले ही बोल दी है कि जब भी कोई फर्म, मान लीजिए एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रही है, डिसॉल्यूशन हो रहा है, ट्रीटमेंट वही रहेगी जो मैंने पहले समझाई थी। दैट इज ये ट्रीटमेंट ने समझाई थी कि जो भी एसेट्स होते हैं उन्हें राइट ऑफ करके पार्टनर से पैसे लिए जाएंगे, और जो भी लायबिलिटी होती है बराबर, वो पार्टनर्स मतलब जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स को दे दिया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो पार्टनर्स को दे दिया जाए, करेक्ट। तो आपका 3 क्वेश्चन तो सेम ही पूछा जा रहा है कि जब फर्म डूब जाती है या एडमिट होता है, तो बैलेंस शीट में जो आइटम होती है उसका क्या होता है,
बेटा इतना ही याद रखो, जो एसेट होती है बराबर उनकी डेबिट बैलेंस होती है, उसे क्रेडिट करके निकाल देना और वो पार्टनर्स में डेबिट होके चला जाएगा। और जो लायबिलिटी होती है यहाँ पे रिजर्व एंड पीएनएल, वो क्रेडिट बैलेंस होती है तो उसको डेबिट करके पार्टनर्स को दे दिया जाता है। सिंपल सी बात याद रखिए, करेक्ट। तो इनको डेबिट करके पार्टनर्स को दे दिया जाता है। तो जो क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट होके पार्टनर्स को मिल जाएगा, जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट होके पार्टनर से ले लिया जाएगा। बस ये याद रखिएगा, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे डिसोल्यूशन हो, चाहे रिकंस्ट्रक्शन, ये ट्रीटमेंट सेम रहेगी। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये जो प्रॉफिट इन लॉस का रेट बैलेंस है वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर द हेड शेयर कैपिटल। भैया देखो, ऑथराइज कैपिटल भी शेयर कैपिटल के हेड में जाता है, इश्यूड कैपिटल भी शेयर कैपिटल के हेड में जाता है, सब्सक्राइब कैपिटल भी शेयर कैपिटल के हेड में जाता है। रिजर्व कैपिटल जो होता है वो रिजर्व इन सरप्लस के हेड में जाता है, करेक्ट। तो ये आपका शेयर कैपिटल के हेड में नहीं जाएगा। सो दिस इज द आंसर, क्योंकि रिजर्व कैपिटल आपका शेयर कैपिटल के हेड में नहीं जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सेबी कब इंट्रोड्यूस हुई थी। बेटा आपको ये कंफर्म पता होना चाहिए कि 1991 में आई थी, बिकॉज कहा जाता है सेबी एक्ट 1991। नेक्स्ट आते हैं, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव बाय इशूइंग डिबेंचर प्रीमियम। अब देखिए एक बात आप इसमें दिमाग लगा लीजिए, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूं, दिखेगा नहीं, येलो, ओके। तो यहां बात करिएगा, सिंपल सा फंडा है, जब भी आप पीएनएल के अंदर कोई प्रॉफिट होता है बराबर, तो पीएनएल के अंदर अगर आपको कोई प्रॉफिट बुक करना है तो वो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, और कोई भी लॉस, मतलब ये जो प्रॉफिट आप बुक करते हो बराबर, ये इसके अंदर जाता है। और जो आप रेवेन्यू, अगर पीएनएल में कोई लॉस बुक करते हो तो वो रेवेन्यू लॉस माना जाता है। मैं ऐसे साइन कर देता हूं कि ये लॉस आपका यहां जाएगा। लेकिन जब भी आपको बैलेंस शीट की किसी आइटम से कोई प्रॉफिट होता है, जब एसेट बेचने पर प्रॉफिट होता है, लायबिलिटी चुकाने में प्रॉफिट होता है, तो ये वो क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल आपको कोई भी प्रॉफिट हुआ है कोई एसेट बेचने पर, या आपको डिबेंचर को या कोई लायबिलिटी को चुकाते हुए आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, जैसे डिबेंचर में आपको प्रीमियम मिला है, या कोई लायबिलिटी चुकाते हुए आपको प्रॉफिट हुआ है, तो ये आपका माना जाता है कैपिटल प्रॉफिट, करेक्ट। तो जब भी कोई एसेट या लायबिलिटी को लेकर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। तो आप हमेशा एक ही चीज याद रखिए कि जब भी आपको कोई एसेट या लायबिलिटी को लेकर कोई प्रॉफिट होता है, इट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। तो जब भी आपने डिबेंचर 100 रुपए का 110 में इश्यू किया है तो आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा मिले डिबेंचर में, और डिबेंचर एक लायबिलिटी है और उसके ऊपर जो प्रीमियम मिलता है, प्रीमियम भी लौटाना नहीं पड़ता। याद रखिएगा, आपने इश्यू 100 रुपए किया, 500 रुपए का रिडीम कर दो, सॉरी 100 रुपए का डिबेंचर अगर आपने इश्यू किया 110 में, तो याद रखिएगा जो 10 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले हैं वो आपको वापस नहीं लौटाने हैं। तो इट्स वन काइंड ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज को यूटिलाइज करने के 5 रास्ते, वो 5 रास्ते खुलेंगे तो आप प्रीमियम यूटिलाइज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और वो भी आपके लॉस को लेकर खुलते हैं, तो ये प्रीमियम मिलता है वो एक तरह का एक कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो याद रखिए इट इज वन काइंड ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो व्हाट विल बी द आंसर, कैपिटल प्रॉफिट। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी एसेट्स आर एनालाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए आप बैलेंस शीट बनाते हो एज पर शेड्यूल 3, ऐसा अगर आप शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं बना रहे हो तो आपके बहुत सारे एसेट्स एनालाइज हो जाएंगे। पर शेड्यूल 3 के हिसाब से जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो यहाँ पे 2 ही टाइटल आते हैं, एक तो नॉन करंट एसेट्स और दूसरी होती है करंट एसेट्स। देयर इज नो अदर बिग टाइटल। तो यहाँ पे जो एसेट्स होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं जिनको एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस यूनिट गिव्स एनालिसिस ऑफ। तो आपको यहाँ पे क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल ये कौन से रेशियो होते हैं जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताते हैं। आप यूं समझिए आपको करंट लायबिलिटी चुका है 5 लाख रुपए, सामने आपके पास करंट एसेट 10 लाख रुपए की, करेक्ट। अगर आपको 1 लाख चुकाना होता तो आप कितने रुपए आपके पास हैं, तो 1 into 10 lakh डिवाइड बाई 5 लाख। आप यूं सोचिए इट इज 5 to 10, इट इज करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट डिवाइड करंट लायबिलिटी क्या बता रहा है कि अगर मुझे 5 लाख रुपए चुकाने तो सामने मेरा 10 लाख रुपए है। मान लीजिए मेरे पास क्विक लायबिलिटी 5 लाख की है या क्विक लायबिलिटी 4 लाख की है, क्विक लायबिलिटी 4 लाख की है,
और क्विक एसेट्स मेरे पास 8 लाख रुपए। इसको भी हम पहले एक बार, चलिए मैं यहां लिख देता हूं। मेरे पास जो क्विक लायबिलिटी है वो 4 लाख रुपए की और क्विक एसेट्स जो है वो 8 लाख रुपए के। तो मुझे अगर 1 लाख रुपए चुकाने मेरे पास कितने रुपए पड़ेंगे, तो मैं कहूंगा 1 इंटू 8 डिवाइड बाय 4, इट इज 1 इंटू क्विक एसेट्स डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी, और आंसर आएगा 2। तो ये मुझे क्या बता रहा है कि मुझे शॉर्ट टर्म में अगर पैसे चुकाने हो, 4 रुपए चुकाने हो, 4 लाख चुकाने हो, मेरा सामने 8 लाख रुपए पड़े हैं, तो मुझे 1 रुपया चुकाना हो तो मुझे कितने चुकाने होंगे। सो इस तरह के रेशियोज जो होते हैं, करंट रेशियो, इसको हम बोलते हैं करंट रेशियो, और इसको हम बोलते हैं क्विक रेशियो। तो ये दोनों रेशियो कौन से? लिक्विडिटी रेशियोज। तो लिक्विडिटी रेशियो में बताते हैं कि शॉर्ट टर्म में हम पैसे चुका पाएंगे या नहीं। करेक्ट, इट इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी हम हमारी पता चल जाती है इन दोनों रेशियोज। तो इट इज कॉल्ड लिक्विडिटी रेशियोज, जो बताती है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, हम शॉर्ट टर्म में पैसा चुका पाएंगे या नहीं। नेक्स्ट आते हैं, टू अराइव एट लिक्विड एसेट्स व्हिच आर द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम करंट एसेट। भाई सीधी सी बात है, आप करंट एसेट में से एक्चुअल में क्या क्या कटता है मैं आपको बता दूं। करंट एसेट में से प्रीपेड एक्सपेंस कटते हैं और दूसरा होता है स्टॉक। आप दो चीजें काटोगे, अगर करंट एसेट से ये दो चीजें काटोगे तो आपके हाथ में क्विक एसेट्स आ जाएंगे। तो यहां जो भी करंट एसेट्स होंगी उसमें से प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक कटेगा तो क्विक एसेट्स आ जाएंगे। अब प्रीपेड एक्सपेंस का तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, यहां से स्टॉक का ऑप्शन है, तो स्टॉक हमारा आंसर। नेक्स्ट आते हैं, which of the following from which of the following ratio is revenue based on profitability is calculated। तो दो ही रेशियो होते हैं। एज्यूम कर लीजिए आपके पास सेल्स है, ठीक है, आपके पास सेल्स है, सामने आपकी जीपी है और एनपी है और अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आते हैं बहुत सारे। नाउ व्हाट आई पॉइंट इज दैट कि आपका सेल्स है, सेल्स अगर मान लीजिए 10 लाख का है, सामने जीपी 4 लाख का है, आपका एनपी जो है वो 2 लाख रुपए का। तो अगर आपने 100 रुपए का सेल्स किया है तो जीपी कितना हो जाएगा? इट इज 40% और एनपी कितना हो जाएगा? 20%। सो फॉर्मूला कैसे बनी? 100 इंटू, अगर मैं यहां लिखूंगा तो यहां लिखता हूं 100, इट इज 100 इंटू 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख। सो 100 इंटू 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड जीपी इंटू सेल्स। करेक्ट, तो जीपी इंटू सेल्स जो आपका फॉर्मूला आया है यहाँ पे, ये आपको क्या दिखा रहा है? इट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो ये आपका जीपी होगा। अगर आपको एनपी रेशियो ढूंढना है, आप क्या करोगे? इट इज 100 इंटू 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख। इट इज 100 इंटू 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख। तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। Now what is 2 lakh? 2 lakh is NP. What is 10 lakh is sales. तो 100 into NP divided by sales, it is NP ratio. तो ये हो गया GP रेशियो और ये हो गया हमारा NP रेशियो। तो ये दोनों रेशियो में क्या दिखा रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, पर यहाँ मेरे पास GP का ऑप्शन ही नहीं है, तो मेरा NP का ऑप्शन है, तो वही आंसर आएगा, दैट इज NP रेशियो। नेक्स्ट आते हैं, which of the following transaction is always a transaction of operating activity। देखिए आप यूं समझिए, आपके पास 3 तरह की एक्टिविटी होती है, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए एक बात आप गांठ बांध लीजिए, आपके पीएनएल में, देखिए ये मैं बना रहा हूं यहाँ पे पीएनएल, भले ट्रेडिंग है, ये पीएनएल है, और ये मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, दैट इज कॉल्ड बैलेंस। अब क्या होगा, आपके ट्रेडिंग और पीएनएल से रिलेटेड जो भी आइटम्स होती हैं, प्लस बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स से रिलेटेड जो भी आइटम्स होती हैं, इन्हें हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब अगर मान लीजिए आपने कोई फिक्स, अब मैं यहाँ पेन बदल देता हूं तो आपको इजी हो जाए समझना, तो मैं यहाँ पेन ले लेता हूं ग्रीन। अब मान लीजिए कि आपकी यहाँ पे फिक्स एसेट्स, पेन तो दिख ही नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आप समझ लेंगे। तो फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर अगर कोई चेंज होता है तो वो कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट, और अगर मान लीजिए हम यहां ले लेते हैं ब्लैक, और अगर मान लीजिए कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन में कोई चेंज आता है
तो वो हो जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सिंपल सी बात है, आप सोचिए आपका इंटरेस्ट पेड ऑन लोन है, तो वो लोन की बात है तो फाइनेंसिंग में जाएगा। डिविडेंड आपको मिला है, मैं पेन जरा देख लूं, अच्छा मेरा पेन ये रहा। अब डिविडेंड मिला है, डिविडेंड तो मिला है तो वो इन्वेस्टमेंट में मिलता है, बिकॉज कोई शेयर खरीदे होंगे तो उस पर इन्वेस्टमेंट होता है तो वो आएगा, तो ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ये जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब डिविडेंड पे किया तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और आपने इक्विटी शेयर इश्यू किए उसके ऊपर आप डिविडेंड दोगे तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सैलरी चुकाया वो पीएनएल में है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इज फाइनेंशियल एक्सपेंस। अब ये फैक्ट्री एक्सपेंस होता है वो ट्रेडिंग में जाता है तो ये ऑपरेटिंग हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वो पीएनएल में जाता है तो ये भी ऑपरेटिंग हो गया। फिर सेल्स एक्सपेंस जो होता है वो भी इसमें ही जाएगा, इट इज ऑपरेटिंग हो गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो किसका जाएगा, भैया लोन पे जो इंटरेस्ट चुकाते हैं वो आता है, इट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सिंपल सी बात है। ये बढ़ते हैं सेक्शन बी, हम रिकॉर्ड करेंगे अगले वीडियो में।